हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं टॉपिक दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। किसको देख रहे हैं? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को हम पढ़ रहे हैं। इसकी कुछ धाराएं हम पढ़ चुके हैं। धारा 4 तक हम इसका पढ़ चुके हैं। विज्ञापन संबंधी जो पाबंदियां थी वो हम पढ़ चुके थे। दहेज की मांग और ये सब, दहेज क्या है, दहेज की परिभाषा वगैरह, इन सब चीज़ों को हम पढ़ चुके थे। आज हमको आगे पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो आज हम देखना है धारा 5 से आगे पढ़नी है, या सेक्शन 5, ये क्या कह सकते हैं, धारा 5। तो चलिए देखते हैं धारा 5, धारा 5 या सेक्शन 5 कह सकते हैं। धारा 5 और सेक्शन 5 में क्या है देखते हैं। धारा 5 क्या कहती है? धारा 5 में क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ है? धारा 5 में 2 चीज़ें बताई गई हैं। क्या? कि दहेज लेना तथा दहेज देने के जो करार होंगे वो क्या होंगे? शून्य होंगे। इसमें क्या बताया? दहेज लेने, क्या करने? दहेज लेने तथा देने के करार, क्या करार कैसे होंगे? शून्य होंगे। क्या होंगे? शून्य होंगे। कैसे होंगे? शून्य होंगे। ये अगर कोई क्या करता है, दहेज के लिए क्या करता, कोई करार करता, पहले से क्या करता, वादा करता है कि ये चीज़ें आप हमको देंगे या ये चीज़ हमको मिलनी चाहिए, तो ये करार वो क्या हैं, सारे के सारे कैसे होंगे? शून्य होंगे। यदि कोई व्यक्ति करार करने के बाद दहेज नहीं देता है तो वो क्या है, करार कैसे होंगे? शून्य होंगे। ये चीज़ क्या माने जाएंगे? शून्य माने जाएंगे। अब इसी में एक चीज़ इसी में समझते हैं कि दहेज मृत्यु भी इसी में है। क्या है? दहेज मृत्यु। दहेज मृत्यु क्या है? दहेज मृत्यु किस में भी है? दहेज मृत्यु आईपीसी की धाराओं में और बीएनएस में भी बताई गई है। तो आईपीसी की धारा जो पहले थी, इंडियन पिनल कोड था, उसमें क्या था, आईपीसी में जो दहेज मृत्यु है वो कहाँ पे थी? आईपीसी जो कहाँ 1860 की आईपीसी की धारा किसमें थी? ये बताई गई थी धारा किसमें? 304 बी में। किसमें? धारा 304 बी में, या क्या कह सकते, खा, क्या कह सकते हैं, 304 खा में बताया गया था। क्या बताया गया? किसको परिभाषित किया गया था? दहेज मृत्यु को परिभाषित किया गया है। किसमें? आईपीसी में। और बीएनएस में अब क्या लागू हो गई है? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है। भारतीय न्याय संहिता 2023, कौन सी? 2023 की धारा किसमें बताया गया, इसके बारे में बताया गया? धारा 80 में इसके बारे में बताया गया है। किसके बारे में? दहेज मृत्यु के बारे में धारा किसमें? 80 में बताया गया है। तो इसमें देखते हैं कि कब दहेज मृत्यु माना जाएगा। क्या माना जाएगा कि दहेज मृत्यु कब मानी जाएगी? यदि कोई किसी भी महिला की क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती है शादी के बाद, तो कब, या शादी के पहले, या किसको दहेज मृत्यु गिना जाएगा, किन किन चीज़ों को? तो देखते हैं कब दहेज मृत्यु मानी जाएगी। देखते हैं कि वह मृत्यु क्या कह सकते हैं कि जब, सामान्य सी बात देखें तो इसमें सामान्य किसी एक बात है कि जब किसी महिला की क्या हो, मृत्यु जो विवाह के कितने 7 वर्ष के भीतर होती है। क्या होती है? यदि किसी महिला की मृत्यु क्या होती, विवाह के 7 वर्ष के पहले हो जाती है, मतलब विवाह के 7 वर्ष होने से पहले, अगर 7 वर्ष हो जाते हैं विवाह के, तब उसको, अगर फिर उसकी मृत्यु होती है तो उसको क्या, दहेज मृत्यु में नहीं माना जाएगा। अगर 7 वर्ष के पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या माना जाएगा? दहेज मृत्यु माना जाएगा। तो क्या, वह मृत्यु, क्या कह सकते हैं, वह मृत्यु जो क्या हो, विवाह, जो कैसे, विवाह के 7 वर्ष, कितने, विवाह के 7 वर्ष के भीतर, 7 वर्ष के भीतर, विवाह के 7 वर्ष के भीतर होती है, तो उसे क्या माना जाएगा? दहेज मृत्यु माना जाएगा। वह मृत्यु जो क्या हो, विवाह के 7 वर्ष के भीतर होती है, तो उसको क्या माना जाएगा? दहेज मृत्यु माना जाएगा। और कैसे, कैसे अगर देखा जाए, कैसे कैसे उसकी मृत्यु हो, कैसे
कैसे में कैसे उसकी मृत्यु हो, 7 वर्ष के पहले कैसे मत उसकी मृत्यु हो तो जिसको दहेज मृत्यु माना जाएगा। तो इसमें क्या आता है, जलाकर। अगर कोई व्यक्ति क्या होता है, जलाकर मार देता है किसी महिला को, क्या करता है, जलाकर, तो वो क्या होगी, दहेज मृत्यु मानी जाएगी। या क्या होगा, शारीरिक चोट पहुंचाकर। कैसी, शारीरिक चोट पहुंचाकर क्या करे, शारीरिक चोट पहुंचाए, क्या करे, शारीरिक चोट पहुंचाकर उसकी क्या कर दे, मृत्यु कर दे। क्या कर दे, शारीरिक चोट पहुंचाकर उसकी मृत्यु कर दे। या क्या हो, जो संदिग्ध परिस्थितियां हो, जिसमें क्या हो, मृत्यु के बारे में पता ना हो कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में, यदि संदिग्ध परिस्थितियों में या क्या, असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाए, क्या हो जाए, असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाए, क्या हो जाए, मौत हो जाए, जिसमें क्या किया गया हो, जिसमें मृत्यु से पहले क्या हो, जिसमें क्या हुआ हो, मृत्यु से पहले क्या हो, मृत्यु से कुछ समय पहले क्या हो कि दहेज की क्या की गई, दहेज की मांग की गई हो। क्या की गई हो, दहेज की मांग की गई हो, क्या हो, मांग की गई हो, और क्या की गई हो, क्रूरता की गई हो। या क्या की गई हो, क्रूरता की गई हो, तो उसको भी क्या माना जाएगा, दहेज मृत्यु माना जाएगा। कि जिसमें क्या हो, संदिग्ध परिस्थितियां, मतलब ना तो जलाकर मारा है, ना उसको चोट पहुंचाकर मारा है, लेकिन वो क्या होगी, जो महिला है उसकी क्या होगी, उसने आत्महत्या कर ली। क्या कर ली, मान लीजिए उसने आत्महत्या कर ली कोई जहर वगैरह खा के, लेकिन ये पता नहीं क्यों उसकी मृत्यु हुई। तो ये उसमें क्या देखा जाएगा कि उसको जो मृत्यु से पहले क्या हुई है, उसमें क्या दहेज की मांग तो नहीं हुई है, या क्या उसके साथ किसी ने क्रूरता तो नहीं की गई है। यदि ऐसा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, वो भी दहेज मृत्यु में गिना जाएगा। किसमें गिना जाएगा, दहेज मृत्यु में गिना जाएगा। तो ये चीज़ बताइए किसमें, धारा 5 में, दहेज मृत्यु प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 में ये चीज़ बताई गई है। अब देखते हैं धारा 6। धारा 6 में क्या है कि दहेज, क्या लिखा है, धारा 6 में लिखा है, दहेज का पत्नी, किसको, पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए, किसके लिए, उनके फायदे के लिए होगा। जो दहेज होगा हो किसके लिए, पत्नी या उसके जो वारिस हैं उनकी फायदे के लिए होगा। और वारिस का मतलब कौन, जो उनकी क्या है, संतानें हैं, जो उनके बच्चे हैं। तो दहेज का प्रयोग कौन कर सकता है, या तो जो दहेज का मिला है उसको, उसका प्रयोग कौन कर सकता है, या तो जो पत्नी है, जो कौन है, पत्नी है, वो कर सकती है, या कौन सा कर सकता है, उसका जो वारिस है, जो क्या है, वारिस है, वारिस मतलब जो उसकी संतानें हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये कौन बताती है, ये धारा बताती है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 बताती है कि जो भी दहेज मिला है, जो भी महिला अपने साथ में लेके आई है, जो वधू अपने साथ में लेकर आई है, उसका प्रयोग कौन कर सकता है, जो वो स्वयं कर सकती है, या जो उसके वारिस हैं वो कर सकते हैं। कि जैसे कि दहेज में किसी को क्या दिया, मोटरसाइकिल मिली, क्या मिली, मोटरसाइकिल मिली। अब इस मोटरसाइकिल का प्रयोग कौन कर रहा है, कि उसका जो उसके नातेदार है, कौन, नातेदार में कौन, उसका ससुर हो गया, उसके देवर हो गए, या उसके जो भी हैं नातेदार हो गए। तो ये नातेदार जो उसके दहेज मिला है, जो मोटरसाइकिल वो लेके आई है, उसका प्रयोग कितने दिनों तक वो कर सकते हैं, सिर्फ 3 महीने तक। कितने, 3 महीने तक, या कह सकते हैं 90 दिनों तक। 90 दिनों के भीतर उनको क्या करना होगा, उसको लौटाना पड़ेगा। जो भी चीज़ लेके गए हैं प्रयोग करने के लिए, उसको क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। 90 दिन से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते।
अगर 90 दिन से ज़्यादा कोई यूज करता है और वो जाके कोर्ट में केस कर दे तो उनको क्या हो जाएगा, ये दहेज के तहत उनको सज़ा मिलेगी। तो इसमें क्या क्या है कि इसमें देखते हैं इसमें कि शादी में क्या, शादी में जो कन्या को सामान मिलता है क्या, तो लिखते हैं इस भाषा में देख सकते हैं कि शादी में कन्या को मिलने वाले सामान पर किसका, सामान पर किसका, पत्नी या क्या कह सकते हो, वधू, किसका, वधू किसका, वधू या वधू का या किसका, उसकी संतानों का अधिकार है। क्या है, अधिकार है, किसका अधिकार है, वधू और उसकी संतानों का अधिकार है। यदि वधू से अलग कोई व्यक्ति क्या करता है, उन सामान का प्रयोग करता है, क्या करता है, वधू से अलग कोई व्यक्ति उस सामान को लेता है तो उसे कितने दिन, 3 महीने बाद क्या करना होगा, वापस करना होगा। तो उसे 3 महीने बाद या 3 माह बाद उसे वापस करना होगा। मतलब वो क्या कर सकता है, 3 महीने तक उसके सामान का प्रयोग कर सकता है। इसके बाद क्या करना होगा, उसको उस सामान को लौटाना होगा। क्या करना होगा, उस सामान को वापस करना होगा। तो ये चीज़ धारा 6 में बताई गई। अब देखते हैं आगे धारा 7। धारा 7 कौन सी, धारा 7। धारा 7 में क्या बताया गया है कि अपराधों में संज्ञान कौन ले सकता है। अपराधों का संज्ञान या क्या कह सकते हैं कि जो अपराध हो उसकी सुनवाई कौन करेगा। जो दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के तहत जो अपराध होंगे उन अपराधों की सुनवाई कौन करेगा, कौन करता है उन अपराधों की सुनवाई। तो देखते हैं कौन करता है। जैसे कि क्या होगा, जो महानगर होंगे, क्या होंगे, जो महानगर हैं उनमें कौन सुनवाई करता है, तो उनमें करता है महानगर मजिस्ट्रेट। कौन करता है, जो महानगर का मजिस्ट्रेट होता है वो करता है, महानगर मजिस्ट्रेट। ऐसे केसों की सुनवाई कौन करता है, महानगर मजिस्ट्रेट करता है। कौन करता है, महानगर मजिस्ट्रेट करता है। और अन्य जगह कौन करता है, और अन्य जगह कौन करता है, जो प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, कौन, जो प्रथम वर्ग का। कितने, 3 वर्ग के पढ़े थे, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग के मजिस्ट्रेट। तो इसमें कौन करेगा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिसको क्या बोलते हैं, JMFC, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, JMFC शॉर्टकट में बोलते हैं, वो करेगा। अब देखते हैं कि वो सुनवाई करेगा तो किस आधार पर सुनवाई करेगा। मतलब उसको वो जो सुनवाई की कार्यवाही करेगा उसमें क्या क्या चीज़ें वो किस आधार पर कर सकता है। तो सुनवाई करेगा किस आधार पर, सुनवाई किस आधार पर करेगा कि उसको ऐसा तो कुछ पता नहीं कि इस घर में क्या हो रही है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है, उसको तो पता नहीं है। तो वो कैसे करेगा, तो वो किस आधार पर कर सकता है। यदि उसको
जानकारी है तो वो क्या कर सकता है, स्वयं संज्ञान ले सकता है। यदि उसे जानकारी है तो वो क्या कर सकता है, स्वयं संज्ञान ले सकता है। तो उसमें क्या कर सकता है, वो अपनी जानकारी पर क्या कर सकता है, अपनी जानकारी पर वो सुनवाई कर सकता है, जानकारी पर सुनवाई कर सकता है। या किस आधार पर क्या कर सकता है, पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर। किस आधार पर, पुलिस किसकी, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, किस आधार पर, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर वो क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। या क्या हो, क्या कोई अपील करे, क्या करे, अपील के आधार पर। किस आधार पर, अपील के आधार पर। अब अपील कौन करे, या तो वो व्यथित व्यक्ति, कौन, व्यथित व्यक्ति का मतलब है कि जो क्या होना है, पीड़ित व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति क्या करता है, अपील करता है तो सुनवाई कर सकता है। कौन, मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। व्यथित व्यक्ति करे या क्या करे, उसके जो माता पिता हैं, कौन है, जो माता पिता हैं। या क्या करे, जो रिपोर्ट कौन करे, अपील करे, नातेदार, कौन, नातेदार करें। या कोई कौन करे, या कोई कौन, जो कल्याणकारी, जो क्या है, जो कल्याणकारी संस्था या संगठन है, क्या है, जो कल्याणकारी संस्था या संगठन, कौन, संस्था या संगठन के आधार पर भी क्या कर सकता है, अगर वो याचिका करें या अपील दायर करें तो सुनवाई हो सकती है। या किस पर, या कौन, जो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, जो कौन हो, जो कल्याणकारी जो संस्था हैं वो किस पर होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए किसके द्वारा, केंद्र के द्वारा या किसके द्वारा, राज्य के द्वारा, राज्य के द्वारा कैसी हो, मान्यता प्राप्त हो, मान्यता प्राप्त अगर मान्यता प्राप्त कल्याणकारी संस्था या संगठन है तो क्या हो सकता है, उनकी वो केस की सुनवाई हो सकती है, वो संज्ञान ले सकता है। जो मजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकता, संज्ञान ले सकता है। किस आधार पर, इस आधार पर, अगर इतने लोग याचिका करें या पुलिस रिपोर्ट हो या क्या हो स्वयं की उसको जानकारी हो, तो इस आधार पर क्या कर सकता है, वो रिपोर्ट तैयार कर सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।